जय श्री राम, जय श्री अरविंद जी महाराज, जय मानवलाल धाम बाबा नानक, जय वरुण देव। ऑल इंडिया अरोड़ा खत्री पंजाबी कम्युनिटी के न्यूज़ चैनल अरोड़ा खत्री पंजाबी न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की खबरें। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना तेरा, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका उठाना होता है। यह पंक्तियां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के व्यक्तित्व पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जबकि मनोहर लाल के मुख्यमंत्री बनने से लेकर आज तक प्रदेश यह चर्चा बनी रहती है कि वे पैराशूट से सीएम की कुर्सी तक पहुंचे हैं। आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए बताने जा रहे हैं कि मनोहर लाल बेहद साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। उन्हें सत्ता ना तो विरासत में मिली और ना ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वे पैराशूट से पहुंचे हैं। वे काफी मशक्कत और नेक नियत के कारण इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मनोहर लाल भी तिनका तिनका जोड़कर हरियाणा को एक विकसित प्रदेश बनाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद मनोहर लाल प्रदेश की जनता के हित में जो काम कर रहे हैं वह तो हम समय समय पर आपको बताते ही रहते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मनोहर लाल के संघर्ष भरे जीवन की रोचक और सच्ची कहानी, जिसे सुनकर आप भी हैरान हुए बिना नहीं रहेंगे। वैसे तो मनोहर लाल के जन्म से पहले ही उनके परिवार के लिए संघर्ष का दौर शुरू हो गया था। 1947 में देश के बंटवारे के बाद पश्चिमी पंजाब के झंग जिले में रोहतक के गांव निंदाणा में आकर उनका परिवार बसा था। उस समय वहां से आए खट्टर परिवार के पास न तो कोई जमा पूंजी थी और ही रोजगार का कोई साधन। पिता हरबंस लाल और दादा भगवान दास गांव में मजदूरी कर परिवार का गुजारा चलाते थे। इस दौरान उन्होंने कुछ पैसे जोड़कर निंदाणा गांव में किराने की दुकान भी खोल ली। इसी गांव में 5 मई 1954 को मनोहर लाल का जन्म हुआ। उनके परिवार को मदीना गांव में जमीन मिली थी। मदीना गांव की जमीन बेचकर रोहतक के ही बनियानी गांव में जमीन खरीदी। इसलिए उनका परिवार वर्ष 1958 में रोहतक शहर से 8 किलोमीटर दूर बनियानी गांव में आकर बस गया। उनके पिता खेतीबाड़ी कर परिवार का गुजारा चलाने लगे। 6 साल की उम्र में मनोहर लाल का स्कूल में दाखिला कराया गया। 7 भाई बहनों में मनोहर लाल सबसे बड़े थे, इसलिए उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी थी। होश संभालते ही वे खेती के काम में पिता का सहयोग करने लगे। मनोहर लाल खेतों का काम भी काफी मेहनत से करते थे। रोज तड़के 4 बजे सोकर उठने के बाद खेतों में उगने वाली सब्जियों को तोड़कर अपनी साइकिल की मदद से मंडी तक पहुंचाते थे। परिवार के पहले 10वीं पास सदस्य बनने के बाद उन्होंने डॉक्टर बनने का फैसला लिया था। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए पिता हरबंस लाल चाहते थे कि मनोहर लाल पढ़ाई छोड़कर खेतीबाड़ी पर ध्यान दें। उन्हें पढ़ाई का काफी चाव था, इसलिए मां शांति देवी से पैसे लेकर उन्होंने पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया और मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी। जिसके बाद मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए मनोहर लाल अपने रिश्तेदारों के पास दिल्ली आ गए। यहां उन्होंने अपने गुजारे और पढ़ाई के खर्च के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी शुरू की। इस दौरान उन्होंने परिवार से रुपए उधार लेकर सदर बाजार में कपड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई भी करने लगे। दुकान से मुनाफा कमाकर न केवल उन्होंने परिवार से उधार लिए पैसे लौटा दिए बल्कि छोटी बहन की शादी भी कर दी। 25 से 26 वर्ष की उम्र होने पर परिवार के लोग मनोहर लाल पर शादी करने का दबाव बनाने लगे, लेकिन उन्होंने देश की सेवा करने की बात कहते हुए शादी करने से साफ इनकार कर दिया। वर्ष 1977 में स्वयंसेवक के रूप में मनोहर लाल आरएसएस के साथ जुड़ गए। वर्ष 1979 में मनोहर लाल इलाहाबाद में हुए विश्व हिंदू परिषद के समागम में पहुंचे,
जहां वे अनेक संतों और संघ के प्रचारकों से मिले। वर्ष 1980 में उन्होंने आजीवन आरएसएस से जुड़ने और शादी न करने का फैसला अपने परिवार को सुनाया। उनके इस फैसले का परिवार वालों ने काफी विरोध भी किया, लेकिन उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। आरएसएस के प्रचारक के रूप में उन्होंने लगातार हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जाकर खूब मेहनत के साथ काम किया। इस दौरान देश के किसी भी हिस्से में आपदा होने पर मनोहर लाल अपनी टीम के साथ तुरंत मदद के लिए मौके पर पहुंच जाते थे। उनकी मेहनत को देखते हुए आरएसएस की तरफ से उन्हें सक्रिय राजनीति में आने का मौका दिया गया। 14 वर्षों तक आरएसएस के लिए काम करने के बाद वर्ष 1994 में बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें हरियाणा बीजेपी में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई, जहां उन्होंने बीजेपी के लिए राजनीतिक सूझबूझ का खूब कौशल दिखाया। इस दौरान उन्होंने देश के अलग अलग जगह गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की मजबूती के लिए खूब काम किया। वर्ष 1996 में बीजेपी ने बंसीलाल के नेतृत्व वाली हरियाणा विकास पार्टी को प्रदेश में सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया। सीएम मनोहर लाल के लिए कहा जाता है कि वो पैराशूट कैंडिडेट हैं। सीएम बने हैं तो पैराशूट की तरह आए हैं, सीधा आते ही विधायक बनते सीधा सीएम बने। क्या कहेंगे इस पर? पैराशूट कैंडिडेट बता के अपने विधायक बताकर उनको जो सीएम पद का जो उम्मीदवार बताया है, इस चीज़ से आज हम रहस्य हटा देते हैं, पर्दा उठा देते हैं। ये चीज़ तो दो राय नहीं है कोई कि वो सीएम बने, पर मैं इस चीज़ में आपको बताना चाहूँगा, माननीय मनोहर लाल जी जो हमारे हैं, पहले हम उनको मनोहर लाल जी बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी तो वो बाद में बने हैं, तो मैं ये बात जो है बहुत पुरानी आपको बताना चाह रहा हूँ। मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री के जो दावेदार थे, लोग कहते हैं कि उनको अनुभव नहीं था और राजनीतिक परिवार से नहीं थे, ना रोजगार का कोई आया था, तो उनके परिवार वालों ने यहाँ पर मेहनत मजदूरी करके निदाना गांव के अंदर कुछ अपनी दिनचर्या को चलाया। दीना के अंदर कुछ उनको ज़मीनें मिली थी। हरियाणा के अंदर 1996 के अंदर जब हरियाणा विकास पार्टी हुआ करती थी, बंसीलाल जी की सरकार जब बनी थी, तो उसके अंदर भी जो गठबंधन हुआ था मनोहर लाल जी द्वारा ही वह करवाया गया था। मनोहर लाल जी उस समय हरियाणा के संगठन मंत्री हुआ करते थे और धीरे धीरे यह सरकार चली, पर कुछ समय बाद मनोहर लाल जी को ऐसा लगा कि यह सरकार अलोकप्रिय हो रही है, लोगों के समझ से बाहर है, लोगों की सेवा करने में असमर्थ हो रही है, तो मनोहर लाल जी की ही आग्रह पर आला कमान ने यह गठबंधन तोड़ दिया था। उसके कुछ समय बाद ओम प्रकाश चौटाला जी की जो 10 की 10 सीटें हमारे हरियाणा के अंदर आई थी, तो उसके अंदर भी हमारे मनोहर लाल जी का अहम योगदान था। सारे उनकी कुशलता, उन्हीं की ही सारे कार्य था इसके अंदर। ये तो उनका राजनीतिक, और मैं बता दूं आपको कि वो 10 की 10 सीटें जीती थे। उसके बाद भी इनको और भी जिम्मेवारियां राजनीति के अंदर मिलती रही, जैसे कि मैं आपको बताऊं गुजरात के कच्छ के अंदर जो चुनाव हुए थे, 6 सीटों में 3 सीटें मनोहर लाल जी की ही मेहनत से वह जीत के आए थे। उसके बाद भी सन 2014 का मैं बता दूं आपको, 2014 के अंदर भी जो इलाहाबाद के अंदर चुनाव हुए, उसके अंदर 50 वार्डों के प्रभारी जो है हमारे मनोहर लाल जी को बनाया गया था। उसके अंदर भी आपके सबके सामने है कि बहुत अच्छा ही परिणाम आया था। तो आला कमान अच्छी तरह जानती थी कि ये राजनीति में बहुत ही कुशल हैं, और आपके सामने है 10 साल की सरकार होने जा रही है और लोग, जनता कितने खुश हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा उन्हीं ने ही दिया है, और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे जनता बहुत ही ज़्यादा अब खुश है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कई योजनाएं ऐसी हैं जिससे थोड़ा बहुत जिसके अंदर थोड़ी कमी पेशी है, वह भी जल्दी जल्द पूरी करी जा रही हैं। मैं आपको बता दूं, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं अपने पलवल की ही मैं बताना चाहूँगा। एक मुख्यमंत्री शगुन योजना है, जिसके अंदर हमारी 80 समाज की एक बहन थी, उसको हमने रजिस्ट्रेशन कराई और 71,000 रुपये उनके खाते में आए। वो इतने खुश हैं इस सरकार से जितनी कोई हद नहीं है। कई ऐसे, एक नहीं कई ऐसे परिवार हैं जो इस योजनाओं से बहुत खुश हैं। और जैसे कि 10 साल से हमारे मुख्यमंत्री जी ये जो सरकार चला रहे हैं कुशलतापूर्वक, बहुत ही अच्छे ढंग से चला रहे हैं, और इतनी नीतियाँ, इतनी स्कीमें आमजन के लिए निकाल रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और मैं ये बात भी कहना चाहूँगा, पिछली सरकारों में भूटानी जी आपने देखा होगा, ये तो जग जाहिर है, सब बताते हैं, सब सुनते हैं, सब देखते हैं, सबने देखा है कि 100 रुपये ऊपर से चलते थे किसी स्कीम के, जो आखिरी जो लाभ लेने वाला व्यक्ति है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो 2 रुपये ही रह जाता था। जब हमारे मुख्यमंत्री ने अंत्योदय योजना जो चलाई थी, उसके अंदर समूह के अंदर आखिरी
पंक्ति के अंदर आखिरी व्यक्ति तक जो उनका लाभ पहुंच रहा है, उससे तो हमारी हरियाणा की जनता बहुत ही खुश है। तो ये जीवन था हमारे मनोहर लाल खट्टर जी का। आपके सामने मैंने सारी चीज़ें बताई हैं बुटानी जी, उनका जो अनुभव है, पूरी उनका जीवन जो उन्होंने पूरा अपना देश के हितकार के लिए लगा दिया, तो वो पैराशूट कैसे हो सकते हैं। उनका इतना अनुभव, जो इतनी मैंने आपको चीज़ें बताई, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं, मैं आपको बताना अभी रह गया। उन्हें कई प्रदेशों के अंदर देश के भेजा गया, जिसके अंदर भी उन्होंने कई अपनी जो अहम भूमिका निभाई। इनको राजनीति का बहुत ही पुराना और अच्छा अनुभव है। क्या नाम है आपका जी? रतनलाल नागपाल। अच्छा, सर्विस में रहे हैं आप? हाँ जी। कौन से डिपार्टमेंट में? मैं डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर। तो रिटायर कब हुए थे जी? 2003। अच्छा, ये बताएंगे कि सीएम खट्टर के बारे में बताएंगे कि कैसे? हाँ, मैंने इनकी बड़ी यहाँ भी आए हैं, देखा है, बड़े ईमानदार आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। ऐसे ईमानदार आदमी हरियाणा में पहली दफ़ा आए हैं, और जितना इन्होंने काम किया है, दिल से किया है। कोई मैंने ये नहीं देखा कि इनको अपनी लालच नहीं है। मतलब ऐसे आदमी पॉलिटिक्स में बहुत कम हैं, और ये उसी के लिए इनकी तारीफ़ करनी चाहिए। अच्छा, अभी ताज़ा वो उन्होंने बयान दिया है कि करप्शन को ख़त्म करेंगे और क्राइम को ख़त्म करेंगे। हाँ। और कास्टिज्म जो पॉलिटिक्स है उसको भी ख़त्म करेंगे। ये बड़ी, वैसे देखो, बड़ा अच्छा ही कर रहे हैं, और इतनी ईमानदारी से काम करना पॉलिटिशियन के लिए बड़ा मुश्किल होता है, जितना इन्होंने किया। और इन्होंने बड़ी ईमानदारी से और बड़ी मेहनत से काम किया है, और बड़ी वो इनकी तारीफ़ करनी चाहिए। जो अफसरशाही है वो सीएम का कहना मानती है? अफसरशाही शुरू में दिक्कत थी इनको, क्योंकि नए आदमी को तो हर जगह दिक्कत आती है। 2-3 साल में सारी बातें समझ आ गई इनको भी, भाई कहाँ पर पुलिस कैसी होनी चाहिए, कहाँ कैसा, सारा फिर ठीक होने लग गया सारा काम। इसके बारे में बताते हैं कि बचपन में साइकिल चला के जाते थे स्कूल, और खेतों में से सब्जियां तोड़ के बेचते थे। उसके बाद पढ़ाई की इन्होंने। हाँ, थे तो मतलब एक ऑर्डरी वो थे, कोई ये तो नहीं थे कि ये तो बस इनकी समझ लो पीएम से मुलाकात थी, उसका मिनिस्टर बना दिया। ईमानदार थे, ये सारी बातें इनको पता थी पीएम को, भाई हमारे साथ रहे हैं, जनसंघी हैं, बड़े कट्टर वो हैं और ईमानदार हैं। तो ईमानदार आदमी को तो हर आदमी पसंद करता है। इस वीडियो का मकसद किसी पार्टी विशेष का प्रचार करना नहीं, अपितु अपने समाज के व्यक्तित्व का उभार करना और उसे दर्शकों तक लाना ही हमारी जिम्मेवारी है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे कृपया लाइक और शेयर करें, और ऐसी सुंदर वीडियो देखने के लिए ऑल इंडिया अरोड़ा खत्री पंजाबी कम्युनिटी के न्यूज़ चैनल अरोड़ा खत्री पंजाबी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।